हेलो नमस्कार वनकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक बाबा जो चल रहा है लगातार, एरिया वेक्टर एंड फ्लक्स। के बाद से मैंने आपको बोला है कि ये सारे लेक्चर कंटिन्यूएशन में है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सारे लेक्चर देख लीजिए। क्वेश्चन की चिंता मत करिए, क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। पहले आपको डेरिवेशन पे डेरिवेशन देखना है, प्लीज देख लो, क्योंकि उसी के रिजल्ट से आपको क्वेश्चन करने हैं, है ना। अब मैं बीच में क्वेश्चन लेकर आ जाऊं, फालतू कोई मतलब नहीं है। एक बार डेरिवेशन पे डेरिवेशन देखते चलेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आज का लेक्चर जो है वो होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉसेस लॉ, चार्ज्ड स्फीयर पे। किस पे? चार्ज्ड स्फीयर पे, ठीक है ना। अभी तक हमने बात कर ली है भैया इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर की, फिर हमने सिलेंड्रिकल वायर की बात कर ली है, उसमें सॉलिड सिलेंडर देख लिया है, हॉलो सिलेंडर देख लिया है, कंडक्टिंग है दोनों, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर देख लिया है और हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर देख ही लिया है, और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर भी हमने देख लिया है ना। सारी बात हम कर चुके हैं, क्वेश्चंस भी हमने कुछ कर लिए थे। आज का लेक्चर जो होने वाला है वो प्योर डेरिवेशन पे होने वाला है। आज के लेक्चर में आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, जैसे जैसे डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको न्यूमेरिकल करा दूंगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस डेरिवेशन के जो रिजल्ट है वो आपको याद कर लेने हैं। अभी तक आप गॉस लॉ लगाना सीख गए होंगे, गॉसियन सरफेस बनाना सीख गए होंगे, मैथमेटिकली कैसे आपको फ्लक्स निकालना है आप सीख गए होंगे। मेरे ख्याल से अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए है। तो बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आपको मॉड्यूल दिखा देता हूं जो स्पेशली आपके लिए डिजाइन किया गया है, जहां पर आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देते हैं, डाउट सॉल्विंग आपकी कराते हैं। आस्क योर डाउट का ऑप्शन आपके पास है, डीपीपी सॉल्व करने का ऑप्शन आपके पास है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, चैप्टर वाइज MCQs भी हम आपको कराते हैं, टेस्ट सीरीज हाँ ये मानते हैं हम उस पर थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, बट एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए बनेगा जहां पर आप टेस्ट दे सकेंगे। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और लेक्चर सीधा पॉइंट से स्टार्ट होगा। हमको निकालना है फील्ड ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, अब ये चार्ज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, चार्ज्ड हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर हो या नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो, तीनों ही केस के लिए रिजल्ट क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। आई मेरी बात समझ में? ठीक है ना। ओके, क्या करना होता है भाई? सबसे पहले क्या करना होता है, हमको पता है कि ये कंडक्टिंग स्फीयर है। क्या है ये? कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टर, कंडक्टर में अगर आप चार्ज छोड़ते हो, अगर आप कंडक्टर को चार्ज देते हो तो चार्ज भागकर कहां जाता है? सरफेस पे जाता है। कहां जाता है? सरफेस पे जाता है। तो अगर मैं इस कंडक्टर को चार्ज देता हूं, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूं, तो कहां चला गया भाई? दौड़कर सबसे दूर भागते हैं चार्ज और कहां चले जाते हैं? सरफेस में चले जाते हैं। ठीक है, ओके वेरी गुड। मान लीजिए इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा है। कितनी है भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी? सिग्मा। अभी आपको याद है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया। समझे नहीं समझे? हाँ सर समझे। क्या होनी चाहिए? ये यूनिफॉर्म होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए। बता चुका हूं कौन कौन से केसेस में ये वैलिड होने वाला है। ठीक है, फिर से बताऊं क्या? नहीं सर हमको याद है, कोई याद है, कोई टेंशन नहीं, इतना गधा मत समझा करो सर आप। ठीक है, तुरंत काम की बात पर आते हैं। हेलो अंकल नमस्ते, चलो काम की बात पे आते हैं। हमने ये बोला कि हमको क्या करना है, यहां से r डिस्टेंस दूर जाके, यहां से r डिस्टेंस दूर जाके हमको क्या निकालना है भाई? फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस चार्ज, ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो मैंने यहां पर अपना क्या बना लिया? एक गॉसियन सरफेस बना लिया। डॉटेड जो आपको दिख रहा है क्या है? हमारा एक गॉसियन सरफेस। और इस बार हमारा गॉसियन सरफेस कैसा है? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमारा बन चुका है। अच्छा, अगर हम फील्ड की बात करें, अगर हम फील्ड की बात करें, एरो कहां गया? अगर हम फील्ड की बात करें तो क्या फील्ड इस तरीके से होगी? देखिए, क्या फील्ड इस तरीके से होगी? ये देखिए फील्ड, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर ऐसी, हाँ सर ऐसी, हाँ सर ऐसी और ऐसी। ठीक है, आईफोन ऐसी। चलो अगर मैं बात करूं तो दीज आर, एक और बना देता हूं ना यार, इसको क्यों छोड़ूं, एक और बना देता हूं, ये लो। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये सब क्या है? फील्ड की डायरेक्शन है। आउटवर्ड इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, अगर हम बात करें किसकी? एरिया वेक्टर की। किसकी बात करें भाई? एरिया वेक्टर की। तो अगर मैं यहाँ पर एरिया वेक्टर देखता हूँ, देखो ये गॉसियन सरफेस है ना, गॉसियन सरफेस से अगर मैं एरिया वेक्टर देखता हूँ, ध्यान से देखो, एरिया वेक्टर देखता हूँ, तो दिस इज योर एरिया वेक्टर। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री है। अगर यहाँ पर एरिया वेक्टर देखो तो
यहाँ पर भी आप एरिया वेक्टर देखोगे तो दिस इज डी ए वेक्टर, दिस इज ई वेक्टर, तो यहाँ पर भी जो थीटा होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। आप कहीं भी उठाकर देख लीजिए, आपको हर जगह क्या दिखेगा, एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री ही दिखेगा। पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। तो अगर मैं मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहूँ फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस, नेट फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस, तो वो क्या होगा बताओ मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसका मतलब ये है ई डी ए कॉस थीटा, थीटा कितना है 0, हर जगह कितना है थीटा भाई 0। आप कहीं भी उठाकर देखना आपको थीटा कितना दिखेगा, 0 दिखेगा। अच्छा मैंने ये सब नहीं लिखवाया है आपको कि अगर आप चार्ज कंडक्टर पर जाकर छोड़ोगे तो कंडक्टर पे चार्ज हमेशा सरफेस की तरफ भागता है, बता चुका हूं आपको लास्ट लेक्चर में, तो अब बार बार इसको डिस्कस करने की जरूरत हमें नहीं है। प्लीज समझो, ध्यान से समझो, थोड़ा स्मार्ट बनेंगे हम जानते हैं अब कि अगर कंडक्टर पर आप क्या फेंको, चार्ज को फेंको तो कहां जाते हैं चार्ज, एक दूसरे से दूर भागते हैं क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगते हैं और वो सबसे दूर यानी कि चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन अगर आपका नॉन कंडक्टिंग कोई मटेरियल है या मैं बोलूं स्फीयर है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें अगर आप चार्ज को छोड़ोगे तो वो क्या होगा, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सरफेस पे नहीं भागेगा। ओके चलो वेरी गुड। तो यहां पर नेट फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस फटाफट कैसे निकलेगा, कैसन निकलेगा बाबा, cos 0 1 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई जी ए आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि आप कहीं भी चले जाओ पूरे स्फीयर में, पूरे गॉसियन सरफेस में आप कहीं भी चले जाओ, आपको फील्ड हर जगह क्या दिखेगी, कांस्टेंट दिखेगी, तो फील्ड कहाँ आ जाएगी, बाहर। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ठीक है, ये जो ई है बाहर आ चुका है। अब इंटीग्रेशन होगा किसका, सिर्फ और सिर्फ डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए का, तो ये जो डी ए डी ए डी ए मिलेगा ये क्या बनेगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। नेट फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू ई इनटू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होगा भाई, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। अच्छा अगर स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है तो इसको आप कैपिटल आर ले लीजिएगा। अच्छा गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना निकल कर आया, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ छोटा आर ही होगा क्योंकि गॉसियन सरफेस जो है आपका स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, उसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। चलो वेरी गुड। तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, फ्लक्स निकाल लिया मैथमेटिकली। लेकिन आपको पता है कि मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं गॉस लॉ के पास भी जाऊंगा और वहां से कंफर्म करूंगा, भाई देखता हूँ वहां से क्या आ रहा है रिजल्ट। तो चलिए गॉस लॉ लगाते हैं, इसको करूँ कॉपी, इसको कॉपी करिए और यहाँ पर लगाइए गॉस लॉ। यहाँ पर क्या लगा दीजिए, गॉस लॉ लगा लीजिए। अरे यार ये मिट गया क्या, इसको लेने देते हैं और इसको लिख लेते हैं ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ आप बोल सकते हो मैथमेटिकली आपने निकाला है नेट फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ लिख के इसको साइड में रख लेता हूँ। चलिए अब हम जरा गॉस लॉ लगाते हैं, गॉस लॉ। अरे जब तक रहेगा समोसे में आलू, हाँ? लगाना पड़ेगा गॉस लॉ शालू। चलो गॉस लॉ लगाते हैं। गॉस लॉ का मतलब क्या है, कुल मिलाकर नेट फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस क्या होना चाहिए, गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज एनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जरा देखो गॉसियन सरफेस क्या है, दिस इज योर गॉसियन सरफेस। चार्ज कितना एनक्लोज्ड है, हमें क्या पता, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको दी है सिग्मा, तो हम इससे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं सिग्मा को टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा। तो क्यू एनक्लोज की जगह मैं क्या लिख देता हूं, सिग्मा इंटू 4 पाई। अब कौन सा आर आएगा बताओ, कैपिटल आर आएगा कि स्मॉल आर आएगा। यहां पर चार्ज कौन से स्फीयर के ऊपर है बेटा, इस कैपिटल आर रेडियस वाले स्फीयर के ऊपर है। तो आप एरिया निकालोगे इस स्फीयर का, इस स्फीयर का एरिया कैसे आएगा, 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। अब आपके पास क्यू एनक्लोज्ड आ गया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर नेट फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। ओके अब आप ये देखो, ये भी नेट फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस है और वो भी नेट फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो फटाक से दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। समझे? हाँ सर समझ गए। 4 पाई गया, ई की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर। यानी कि फील्ड की जो वैल्यू आई है वो आई है सिग्मा आर स्क्वायर
अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है ना, यहां से आप देख सकते हो कि यहाँ सिग्मा कांस्टेंट है, कैपिटल आर स्क्वायर कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, जो वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, आर स्क्वायर है। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ गया है हमारे पास, ग्राफ बनाने के लिए काम आएगा। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके, अगर मैं आपसे ये बोलूं, सुनना काम की बात सुनना, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यार जो स्फीयर है इस पर जो टोटल चार्ज है, स्फीयर पर अगर टोटल चार्ज क्या है, Q है, क्या है, Q है। अगर स्फीयर पर टोटल चार्ज कितना है, Q है, तो क्या इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है? क्या इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है? ये आउटसाइड का फॉर्मूला है भाई। किसका फॉर्मूला है? आउटसाइड का फॉर्मूला है। आउटसाइड मतलब जब आपकी R की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन कैपिटल R होगी। जब आपकी R की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल R होगी, आउटसाइड का फॉर्मूला है ना। ओके, तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यार इस स्फीयर पर टोटल चार्ज कितना है, Q है, मैं ऐसा आपको बता रहा हूं, टोटल चार्ज कितना है, Q है, तो क्या इस फॉर्मूले में कुछ चेंज आएगा? इस फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है क्या? आइए देखते हैं, जरा समझते हैं इस चीज को। चलो कॉपी करो इस चीज को भी भाई, फटाफट, सटासट, खटाखट। हमारे पास टाइम नहीं है इतना। क्यों नहीं है टाइम सर? अरे पढ़ना है बहुत सारी चीजें यार। एक बार कंसेप्ट समझ लिया तो अब बार बार उस पर हमको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बार बार मैं आपको यही बताऊं, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, बट एक बार मेरे मुंह से गलती से मजनू भाई के लिए कुछ गलत निकल गया, तो नहीं, उदय भाई के लिए कुछ गलत निकल गया, तो मजनू भाई ने मेरी ही हॉकी स्टिक से मेरी टांग तोड़ दी। लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, खुद मुझे लेकर गए हॉस्पिटल में, इलाज कराया। ये सब बोलने की जरूरत मुझे बार बार नहीं पड़नी चाहिए। आओ, आपके पास जो फील्ड का फॉर्मूला आया है वो आया है सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। यही आया कि नहीं? मैं आपसे ये बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आपने ये निकाला कैसे, ये फॉर्मूला आपने निकाला कैसे? अरे मिट जा मेरे भाई, ये फॉर्मूला आपने निकाला कैसे? तो ये फॉर्मूला सर हमने निकाला था एक डेरिवेशन से, जिसका मैं लास्ट स्टेप लिखने वाला हूं, और वो क्या था, E इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही था कि नहीं था, है ना? मैं बोल रहा हूं कि ये जो चीज थी यही आपकी क्यू एनक्लोज्ड थी। यही क्या था? क्यू एनक्लोज्ड था। और मैं बोल रहा हूं क्यू एनक्लोज्ड किसके बराबर है? गिवन है आपको कि स्फीयर पर टोटल चार्ज आपने कितना छोड़ा है। भाई आपको पता होगा ना कि स्फीयर को आपने चार्ज कितना दिया है, 4 कूलम दिया, 5 कूलम दिया, 10 कूलम दिया। आपको पता होगा ना भाई कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है चार्ज आपने स्फीयर पे। तो ये क्यू है, क्यू एनक्लोज की वैल्यू आपको बता दी कि क्यू वैल्यू है बेटा। तो अब ये लिखने का कोई सेंस नहीं बनता। अब मैं सीधे सीधे ऐसे भी तो लिख सकता हूं, E इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको बोल दूंगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ E इज नथिंग बट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये क्या है? ये तो देखा देखा लग रहा है सर कुछ। क्या है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं K लिख सकता हूं, KQ अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है अजी? ये क्या है भाई? ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला क्या एक दूसरे से अलग है? नहीं भैया, जब आपको चार्ज बता देगा कि स्फीयर पे चार्ज कितना है, तो आपको इस फॉर्मूले की जगह इस फॉर्मूले को लगाना है। और जब आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दे देगा तो आपको इस फॉर्मूले को लगाना है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? दिमाग का यूज करना है, दिमाग का। इस फॉर्मूले को कब यूज करना है? यूज व्हेन सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन। ठीक है ना? तब आपको यूज करना है इस फॉर्मूले को। इसको आपको कब यूज करना है? यूज व्हेन टोटल चार्ज इज गिवन। टोटल चार्ज इज गिवन। ठीक है ना? कब यूज करना है ये तो आपको समझ में आ गया। और क्या समझ में आया आपको इस फॉर्मूले को देख के? और क्या समझ में आया आपको इस फॉर्मूले को देख के? तो मैं यहां साइड में लिखता हूं कि सर हमने जब ये फॉर्मूला पढ़ा था फील्ड का, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पर फील्ड निकालने के लिए, तो आपने हमें बताया था कि इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस।
वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। आपने यही पढ़ाया था हमको। ये क्या हो गया सर, ये पॉइंट चार्ज थोड़ी ना है। स्फीयर पे अगर आपने स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है चार्ज का तो वो पॉइंट चार्ज थोड़ी ना है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बट अगर आप स्फीयर से r डिस्टेंस दूर जाके, स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस दूर जाकर देखते हो और फील्ड निकालते हो तो आपको ये फील होता है कि ये जो चार्ज आपने सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट करवाया है एक्चुअल में ये कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्चुअल में ये सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है अपने स्फीयर के, और एक पॉइंट चार्ज जैसा आपको बिहेव करके दिखा रहा है। तभी तो आप E = kq/r² लगा पा रहे हो। आई बात समझ में? एक बार सर फिर से बताना। अभी बता देता हूं, इसको मिटाता हूं पहले, इसको पहले मीचा देता हूं क्योंकि मैंने इसको कर लिया है कॉपी। क्या कर लिया है? कॉपी। हा दादा आ जाओ। ये क्या कर दिया मैंने? कुछ किया क्या? कुछ? अरे ठीक है। हाँ तो मैं ये बोल रहा हूं कि आपने जो ये फॉर्मूला निकाला σr²/ε0 ये आप समझ गए आपको कब लगाना है? हाँ सर समझ गए हमको कब लगाना है। ठीक, और यही फॉर्मूला लिखा जा सकता है, इस फॉर्मूले भी kq/r², है ना। इसको लगाने के लिए हमने पढ़ा था कि चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, बट यहां पर तो पॉइंट चार्ज नहीं है। तो क्या हो रहा होगा, एट r distance it is assumed that the charge is at the center of sphere, at the center of sphere. At r distance, it is assumed that the charge is at the center of sphere, and behaving like a point charge, तभी आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो। क्लियर? कब लगाना है ये मैं आपको बता चुका हूं, आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? पक्का? जी सर पक्का, बहुत बढ़िया। तो देखो हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली हैं, फटाफट से नोट डाउन कर लो यार। ये डेरिवेशन आप फटाक से नोट डाउन करो। कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब फील्ड ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अब यहां पर चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर लिख रहा हूं भाई, तो आप समझ गए हो ना कि सिर्फ चार्ज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए नहीं है। ठीक है, ओके। आओ अब हम क्या कर रहे हैं भाई, इनसाइड जा रहे हैं। इनसाइड जा रहे हैं। ठीक, आपने चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो फटाफट कंडक्टर के सरफेस पर आ गया। क्या हो गया? फटाफट कंडक्टर के सरफेस पर आ गया। मैं कुछ नहीं बोल सकता ना मैं कुछ कर सकता हूं इस केस में, क्योंकि भाई कंडक्टर है, कंडक्टर रोकता नहीं है। फटाफट चार्ज जैसे आप उसको देते हो, चार्ज एक दूसरे से दूर भागते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगती हैं और सबसे दूर कहां जाकर बैठ जाते हैं? सरफेस पर जाकर बैठ जाते हैं। अब मुझे इनसाइड दी स्फीयर निकालना है। ठीक है, ये स्फीयर है आपका जिसका रेडियस कैपिटल R है। ठीक है ना, ये है वो गॉसियन सरफेस जो आपने इनसाइड के लिए r डिस्टेंस पर बनाया है। दिस इज योर गॉसियन सरफेस। पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। यार देखो टाइम वेस्ट करें क्या, इधर उधर की बात करके टाइम वेस्ट करें? आप जब मैथमेटिकली सॉल्व करोगे, जब आप r की वैल्यू लेस देन कैपिटल R बोल रहे हो, और जब आप मैथमेटिकली सॉल्व करोगे नेट फ्लक्स टू द गॉसियन सरफेस, है ना, मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी, द फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, द इलेक्ट्रिक फील्ड inside conductor in electrostatic condition, है ना, ये चीज मत भूलिएगा। in electrostatic condition, the electric field inside conductor in electrostatic condition is always zero, is always zero। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। ठीक है ना, वही चीज का मैं यहां पर यूज करूंगा और आपको बताऊंगा या बोलूंगा सीधा सीधा कि यार नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के क्या है भाई? जीरो है ना। हमको पता है कि हम इसको सॉल्व करेंगे, आखिरी में हमको पहुंचना है E × 4πr² पर ही।
वही डी ए होगा, उसका एरिया बनेगा, गॉसियन सरफेस का एरिया क्या बन जाएगा 4πr²। ठीक है ना। आप इसको बोलोगे इक्वेट कर दो किससे, गॉस लॉ से। जब आप गॉस लॉ यूज करोगे तो गॉस लॉ से जब आप गॉसियन सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स निकालोगे तो वो क्या होगा, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही होगा कि नहीं होगा। अब मुझे बताओ गॉसियन सरफेस के अंदर क्या चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है भाई। चार्ज कहाँ है, सरफेस पर है, देखो स्फीयर के। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर गॉसियन सरफेस के अंदर Q एनक्लोज कितना है, 0 है। Q एनक्लोज कितना है, 0 है। आई मेरी बात समझ में, तो इट इज 0। आई बात समझ में, तो मैं इसको और इसको क्या कर लूंगा भाई, इक्वेट कर लूंगा, और यहां से मुझे पता चलेगा E इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। ऑलरेडी बता चुका था मैं, आ गया कि नहीं, इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर। और कौन सी कंडीशन है भाई, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है। ठीक, तो यहां पर आपने इनसाइड दी कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर निकाल लिया और आउटसाइड दी स्फेरिकल कंडक्टर निकाल लिया। आगे बढ़े, अरे ये क्या खुल गया, बंद हो जा। चलो अब बना लेते हैं ग्राफ, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए चाहिए हमें थोड़ा सा डेटा, थोड़ा सा डेटा। बनाओ सबसे पहले तो स्फीयर, किसी की बात मत सुनो, सीधा स्फीयर बनाओ, सीधा स्फीयर बनाओ। ठीक है, ये स्फीयर है, हमको E वर्सेस R का ग्राफ बनाना है। मोच मोच पैन कर लेना है, हम जानते हैं कि दिस इज इनसाइड द स्फीयर की कंडीशन। यार लेकिन ये बहुत छोटा स्फीयर हो जाएगा, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, है ना। ओके चलो, हम जानते हैं भाई, दिस इज द इनसाइड ऑफ स्फीयर, यानी कि यहाँ पर R क्या है, लेस देन कैपिटल R है। यार ये स्फीयर के अंदर तो फील्ड क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, मतलब यहाँ है 0, ये है कैपिटल R। तो अगर मैं यहाँ पर आपका ग्राफ बनाऊं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि स्फीयर के अंदर अंदर फ्लक्स सॉरी फील्ड क्या है, 0 है। अरे सीधी लाइन खिंच जा मेरे भाई, मेरा भाई सीधी लाइन खिंच जा मेरे भाई। स्फीयर के अंदर आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी फील्ड क्या थी, 0 थी। अरे अभी निकाला ना, अभी निकाला, ये देखो इनसाइड द स्फीयर फील्ड क्या होती है, 0 होती है। ठीक है ना। आउटसाइड द स्फीयर अगर आप बात करोगे तो आउटसाइड द स्फीयर आपकी फील्ड कैसे वेरी करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होती है। आउटसाइड द स्फीयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होती है। तो यहां से एकदम से बढ़ेगी आपकी फील्ड, मैक्सिमम होगी सरफेस पे, और यहां से क्या हो जाएगी, एकदम गिर जाएगी। आई बात समझ में, हाँ सर समझ में आ गई। तो आप बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा अगर आप फील्ड देख रहे हो, सबसे ज्यादा अगर आप फील्ड देख रहे हो तो कहां पर देख रहे हो, सरफेस पे। कहां पर देख रहे हो, सरफेस पे देख रहे हो, है ना। इफ R इज ग्रेटर देन R, आपका जो E होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² हो जाता है। क्लियर जी सर, एकदम परफेक्ट। तो हम बोले अगर आप सरफेस पर निकालना चाहो फील्ड कितनी है, तो आपके पास फॉर्मूला है सिग्मा R² अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r²। R की वैल्यू अगर आप कैपिटल R कर दो तो आपको सरफेस पर फील्ड मिल जाएगी, और वो सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी। आई बात समझ में, हाँ सर ओके। यहाँ पर देखो सिग्मा इंटू कैपिटल R² अपॉन एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल r की जगह कैपिटल R², स्मॉल r की जगह कैपिटल R काट दिया, कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे कमेंट करके बताओ, ये आपने कहीं देखा है, यही रिजल्ट आपने कहीं देखा था क्या, मुझे बताओ। ये रिजल्ट आपने कहीं देखा है, कहाँ देखा है मुझे बताओ। अगर आप मेरे लेक्चर लगातार देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये चीज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। मुझे बताओ कहाँ निकाला था, किस केस के लिए निकाला था, बताओ फटाफट कमेंट करो, किस केस के लिए हमने निकाला था। सरफेस पर फील्ड होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फटाक से बता दो। क्लियर, पक्का, चलो वेरी गुड। यहां पर जब हम पढ़ रहे थे कंडक्टिंग स्फीयर, क्या पढ़ रहे थे, कंडक्टिंग स्फीयर, तो यहां पर मैंने एक बात आपको क्लियर कर दी, जो कि लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी मैंने क्लियर की हुई है, कि ये वाला जो केस है ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी है, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी है, और हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी है, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी है। क्लियर है, पक्का, हाँ सर पक्का 100%।
जी सर, इसको याद रखिएगा, तीनों केसेस के लिए वैलिड है जो हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं। पक्का? जी सर पक्का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप इन तीनों केसेस में चार्ज छोड़कर आओगे, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, ये लिख दे रहा हूं भाई, कंफ्यूज मत होना, सब वैसे मैं बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में आपको, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, है ना। इन तीनों केसेस के लिए जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं वो बराबर है, जैसे आपने देखा सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और 0। अब बचता है आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक केस। क्यों बराबर है बताओगे मुझे? ये तीनों केसेस के लिए डेरिवेशन एक जैसे क्यों है बताओगे क्या मुझे? मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है, इन तीनों केसेस के लिए ये डेरिवेशन सेम क्यों है? क्यों है ऐसा बताओ, फटाफट कमेंट करो, मैं सुनना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, महसूस करना चाहता हूं। ठीक है, आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा क्योंकि मैं बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में आपको इसका आंसर। चलिए वेरी गुड, ग्राफ हमने बना लिया। अब बढ़ते हैं आगे, एक ही केस बचता है और वो है फील्ड ऑफ अ चार्ज्ड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा, आउटसाइड का केस है, आउटसाइड का केस है मतलब R ग्रेटर देन कैपिटल R, सिंपल सी बात है। मतलब ये आपका स्फीयर था, आपने इस पे क्या किया भैया, चार्ज छोड़ दिया। ओके, एक सेकेंड, यहां पर सर आप गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहा हूं बेटा मैं? सर क्योंकि आपने लास्ट लेक्चर में हमको बताया था, एक नोट लिखवाया था। क्या लिखवाया था? चार्ज गिवन टू a non-conducting body does not rush to the surface, है ना। ये क्या होता है? वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है? वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। कैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहां पर हम यूज करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। याद आया कुछ? याद आया? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहां पर हम यूज करते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो? रो बोलते हो, है ना। और ये क्या होनी चाहिए भाई? यूनिफॉर्म होनी चाहिए। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब मैंने यहाँ बहुत सारी चीजें लिख दी है, फील्ड लाइंस बनाऊंगा तो शायद आपको समझ में नहीं आए, तो आपको ये याद दिलाने के लिए मैंने बताया कि यहां पर जो है ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अच्छा, ये जो नॉन कंडक्टिंग है इसको आप और कौन कौन से नाम से जानते हो भाई? नॉन कंडक्टिंग, और आप इसको किस किस नाम से जानते हो? नॉन कंडक्टिंग मतलब इंसुलेटर या इंसुलेटिंग हो सकता है, ऐसा लिखा हो इंसुलेटिंग। नॉन मेटालिक लिखा हो, ये भी हो सकता है कि नॉन मेटालिक लिखा हो, नॉन मेटालिक लिखा हो, है ना। ये भी हो सकता है कि डाइलेक्ट्रिक लिखा हो। तो आप इससे समझ जाएंगे कि बात किसकी हो रही है। क्या लिखा हो? डाई इलेक्ट्रिक लिखा हो। बात समझ में आई? नॉन कंडक्टिंग, इंसुलेटिंग, नॉन मेटालिक, डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ओके चलो वेरी गुड, आगे बढ़े। पक्का इतनी बात आपको समझ में आ गई है? चलो ओके, इसको करते हैं खूब ही आ जाओ और देते हैं इसको मिटा। क्यों? क्योंकि हम ये सारी चीजें ऑलरेडी जानते हैं। चलो, अब मैंने क्या किया, जैसे ही चार्ज दिया इस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर को, जैसे ही चार्ज दिया तो ये चार्ज भाई सरफेस पे नहीं भागता, ये चार्ज कहां चला जाता है? वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक, ओके हो गया। अब मुझे क्या करना है? आउटसाइड निकालना है, आउटसाइड द स्फीयर निकालना है। आउटसाइड द स्फीयर मतलब किस रेडियस पे? गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना आया? स्मॉल आर आया। और गॉसियन सरफेस कैसा है? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें फील्ड लाइंस की, अगर हम बात करें फील्ड की, तो भाई अब ऐसा नहीं बोल सकते आप। पहले क्या था कि सरफेस पे चला जाता था, अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि चार्ज सरफेस पे चला गया होगा, है ना। फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी? दीज आर योर फील्ड लाइंस, दीज आर योर फील्ड लाइंस, दीज आर योर फील्ड लाइंस। आई बात समझ में? ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दीज आर योर फील्ड
चलो फिर क्या करेंगे, फिर वही सब, अरे वही सब करते रहना है दादा। क्या एरिया वेक्टर निकाला, ठीक, एरिया वेक्टर देखा, अरे ये तो सेम डायरेक्शन में आ गया, तो यहाँ पर थीटा बोल दिया कितना होगा 0 डिग्री। यहाँ भी वही बात, एरिया वेक्टर निकाला, एरिया वेक्टर देखा, ओहो हो, यहाँ भी थीटा कितना आ गया 0 डिग्री। यहाँ भी आपने एरिया वेक्टर कहाँ निकालते हो, एरिया वेक्टर भाई गॉसियन सरफेस पे, तो एरिया वेक्टर का एंगल देखा भाई 0 डिग्री आ गया। यहाँ भी आपने देखा एरिया वेक्टर, ओहो हो, ये भी सेम डायरेक्शन में आ गया, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 0 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने बोला यार जरा हम न्यूमेरिकली मैथमेटिकली कैलकुलेट करें फ्लक्स, नेट फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस कितना होगा, ठीक। आपने बोला वो हम निकाल सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर से। मैंने बोला अरे यार ये मैं पढ़ चुका हूं, जब आप गॉसियन सरफेस बनाते हो तो ऐसा बनाते हो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड क्या हो, सिमेट्रिक हो, और फील्ड क्या हो हर जगह गॉसियन सरफेस पर कांस्टेंट हो, ठीक है ना, और एंगल भी क्या हो, अगर 0 हो, 90 डिग्री हो, 80 डिग्री हो तो बढ़िया हो जाए, कॉस थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू है 0, तो मैंने सीधे cos 0 1 कर दिया। तो इसका मतलब यह है नेट फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस क्या आने लग गया, ई डी ए आने लग गया, ठीक है ना। मैंने बोला भाई ई तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा डी ए। अरे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सरफेस एरिया ऑफ दी गॉसियन सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ऑफ spherical Gaussian सरफेस। बात समझ में आई? अरे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई। तो ये क्या बनेगा, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर। कौन सा आर, गॉसियन सरफेस के लिए आर क्या है, स्मॉल आर है, और स्फीयर के लिए आर क्या है, कैपिटल आर है। गॉसियन सरफेस के लिए रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, तो उसका एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो नेट फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस आपने फटाक से निकाल लिया, और वो कितना आया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तुरंत बोला कि भाई मैथमेटिकली तो यही आने वाला है नेट फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस। मैंने बोला ओके, मैं ऐसे नहीं रुकूंगा, मैं अभी क्या लगाऊंगा इसमें, गॉस लॉ भी लगाऊंगा। अभी इसमें क्या लगाऊंगा, गॉस लॉ भी लगाऊंगा। तो आपने बोला लगा लो भाई, लगा लो। अब आप सीख गए हो तो ज्यादा होशियार बन रहे हो, अब आपको सब करना है। पहले तो आप मुझसे सब सीख रहे थे, हैं? पहले मैं आपको हाथ पकड़ पकड़ कर सिखा रहा था, और अब आप देखो कितनी जल्दी जल्दी कर रहे हो और बोल रहे हो कि सर अभी मैं गॉस लॉ लगाऊंगा, है ना। ये आपने ही बोला, मैं कहा ठीक है लगा के बताओ क्या होगा। तो आपने बोला यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉसेस लॉ, यूजिंग गॉसेस लॉ। हाँ तो बताओ भाई, गॉस लॉ बोलता है कि नेट फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस, आपने वो देखी है, ऑल द बेस्ट। टोबू बोलता है टंग 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 टंग, जॉनी लीवर भाई साहब थे उसमें, क्या बढ़िया एक्टिंग की थी उसमें। टोबू बोलता है टंग 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 टंग। नेट फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस मतलब कितना चार्ज एनक्लोज्ड है गॉसियन सरफेस के अंदर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन सरफेस आपका ये है, ये आपका क्या है, गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर चार्ज कितना एनक्लोज्ड है। अभी हमें पता नहीं है कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है इसके ऊपर, हमें ये पता है कि भाई यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो रो है। हमें ये पता है कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो रो है ना, और रो क्या होता है, Q अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो अगर मुझे Q निकालना है तो मैं क्या कर लूँ भाई, रो को जितने वॉल्यूम में आपको चार्ज चाहिए उस वॉल्यूम को आप मल्टीप्लाई कर दो। जितने वॉल्यूम में आपको चार्ज पता करना है उसको आप रो से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको उतने वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज है वो पता चल जाएगा। अच्छा, यहां पर मुझे गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो देखना है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर उतना ही चार्ज है जितना इस स्फीयर के एक वॉल्यूम के अंदर चार्ज है, हाँ कि ना। इस स्फीयर के अंदर जितना चार्ज है वही गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है, और वो कितना है, रो इनटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ओके ओके ओके, तो इसका मतलब ये हुआ रो इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा, 4/3 पाई, कौन सा रेडियस होगा, कैपिटल आर का क्यूब डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। लो आ गया, दिस इज द नेट फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस यूजिंग गॉस लॉ। अब भैया जो आपने यहां से फ्लक्स निकाला है, जो आपने यहां से फ्लक्स निकाला है, दोनों क्या है, बराबर है, दोनों को कर देंगे इक्वेट। सो हो जाएगा E इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई गया, और क्या जाएगा, और कुछ जा रहा है, नहीं और कुछ नहीं जा रहा। तो E इज नथिंग बट रो इंटू कैपिटल आर का क्यूब डिवाइड बाय 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर।
सही किया है क्या मैंने? हाँ सर बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल बढ़िया किया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपने जो ये फील्ड निकाली है ये आउटसाइड द स्फीयर निकाली है सर। दिस फील्ड इज आउटसाइड द स्फीयर, दिस फील्ड इज आउटसाइड द स्फीयर। और दूसरी बात यहां पर आप देख सकते हो कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r का स्क्वायर आउटसाइड द स्फीयर। स्फीयर से बाहर आप निकलोगे, स्फीयर के रेडियस से आप बाहर निकलोगे तो आपकी जो फील्ड होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होगी। अच्छा फॉर्मूला बदल चुका है, रो r क्यूब अपॉन 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर हो गया है, बट जो डिपेंडेंसी है वो अभी सेम है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अच्छा अब अगर आपको ऐसा बोल देता है, सुनना मेरी बात, अगर आपको ऐसा बोल देता है कि ले हम तो मजाक कर रहे थे, हम आपको बता देते हैं कि इस स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना दिया है हमने, तो फिर आप क्या करोगे? बताओ मुझे। अगर आपको बोल दे ले मैं तो मजाक कर रहा था, इसके ऊपर तो क्यू चार्ज है, ऐसा आपको बोल दे तो आप क्या करोगे? तो आप दूसरा फॉर्मूला बना लोगे। यार क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन का कोई ईमान धर्म थोड़ी ना होता है, कभी भी कुछ भी बन सकता है। वो कल के दिन हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको चार्ज न बताए टोटल कितना चार्ज दिया हुआ है और आपसे फील्ड पूछ ले, तो आपको रेडियस एप्सिलॉन नॉट रो इनके बिना पर आपको निकालना पड़ेगी फील्ड की वैल्यू। लेकिन अगर मान लो आपकी किस्मत अच्छी हुई, आपको ऐसा बोल दिया गया कि यहां पर स्फीयर के अंदर कितना चार्ज छोड़ा है मैंने, प्लस क्यू चार्ज छोड़ा है। क्या छोड़ा है? प्लस क्यू चार्ज छोड़ा है। ऐसा बोल दिया कि टोटल चार्ज कितना है भैया स्फीयर के अंदर, स्फीयर के वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज कंटेंट है, क्यू चार्ज कंटेंट है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा हल्का सा बदलेगा, देखना ये फॉर्मूला थोड़ा हल्का सा बदलेगा, देखिएगा आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, देखिएगा। बस मैं बहुत बेसिक से इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपका हाथ पकड़ पकड़ कर आपको समझाया है ना। अब आप इतना तो आराम से समझने लग गए हो। मैं इसी स्टेप को देखना दूसरे तरीके से करूंगा, देखना क्या करूंगा। मैंने बोला कि यार इस बार आपको क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू दे दी है क्यू के बराबर, ये बोल दिया कि इतना चार्ज कंटेंट है, मतलब ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर आ गई, इस बार ये जो वैल्यू है ये क्यू के बराबर आ गई। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, पिछले वाले स्टेप को फिर से रिपीट करोगे। E इंटू 4 पाई r स्क्वायर था इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं है? तो आप बोल सकते हो E की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर। इसी को तो आप k बोलते हो। तो वापस क्या आ गया भाई फॉर्मूला, के क्यू अपॉन r स्क्वायर। क्या आ गया फॉर्मूला, के क्यू अपॉन r स्क्वायर। तो फिर से फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, अगर मैं आपको चार्ज दे देता हूं, अगर आपको मैं चार्ज बता देता हूं तो इस चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर जाकर फील्ड क्या होगी, के क्यू अपॉन r स्क्वायर। दिमाग फिर आपका दौड़ने लग गया कि भाई ये तो तभी वैलिड था ना, वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, याद करो, वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, है ना। आपने जो ये फॉर्मूला निकाला, ये फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन r स्क्वायर, ये दोनों ही सही हैं। कब यूज करना है, ये आपको तब यूज करना है जब आपको Q की वैल्यू ना दी गई हो, या आपको तब यूज करना है जब आपको Q की वैल्यू दी गई हो। क्लियर? ये देखो, इससे क्या प्रतीत हुआ, इससे यह प्रतीत हुआ कि जब आप किसी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से r डिस्टेंस, स्मॉल r डिस्टेंस पर बाहर जाकर फील्ड पता करते हो, तो वहां से आपको देखने पर यह फील होता है कि जो टोटल चार्ज है वो उस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पर रखा हुआ है। आई मेरी बात समझ में? इसको देखकर आपको यह लगता है कि जो ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है ये प्लस क्यू चार्ज इसके सेंटर पे रखा है, और यहां से r डिस्टेंस दूर पर जो फील्ड है उसकी वैल्यू है के क्यू अपॉन r स्क्वायर। समझे? ऐसा फील होता है कि जो टोटल चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था वॉल्यूम में, एक्चुअल में ये क्या है, सेंटर पर सिचुएटेड है। ओए होए 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 होए, मतलब ज्यादा फॉर्मूले याद करने की कोई झंझट है ही नहीं, बार बार देखो वही आ रहा है। जब आपने ये 3 केसेस के लिए देखा फॉर्मूला, देखो कहां गया, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो, सॉरी सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इन तीनों ही केसेस में आपको जो फील्ड का फॉर्मूला मिला वो ये मिला, सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अच्छी बात है, तीनों के इसके लिए एक ही फॉर्मूला है ना। उसको हमने बोल दिया कि अगर आपको चार्ज बता दिया जाए तो फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, तो आपने फॉर्मूला चेंज कर दिया, के क्यू अपॉन r स्क्वायर कर दिया। तीनों ही केस में, चाहे आपका स्फीयर कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, अगर आप उसके बाहर जाते हो, r रेडियस पर बाहर जाकर देखते हो दूर बैठ के, तो आपको ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा चार्ज कहाँ सिचुएटेड है, सेंटर पे सिचुएटेड है, और आप फॉर्मूला लगा सकते हो के क्यू अपॉन r स्क्वायर। समझे?
हाँ सर समझ गए। ओके ओके ओके, वाह यार, बेहतरीन 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 बेहतरीन। तो ये रिजल्ट आपके सामने आ चुका है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का, ठीक है ना। एक फॉर्मूला है ये, एक फॉर्मूला है ये, सिग्मा आर क्यूब अपॉन 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ भी आपका ई का जो वेरिएशन है आर के साथ वो स्क्वायर का है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। तो ये हो गई आउटसाइड की बातें। अब जरा इनसाइडर बन जाए हम। जैसे आप बोलो ना, नेपोटिज्म बहुत चल रहा है बॉलीवुड में आजकल, बहुत न्यूज़ में है, जब से कंगना रनावत उसमें चली गई थी, क्या नाम है उसका, कॉफ़ी विद करण में, तो उन्होंने बोला नेपोटिज्म। फ्लैग बेयरर है करण साहब, करण जौहर साहब फ्लैग बेयरर है, नेपोटिज्म कैसा, उन्होंने बोल दिया था, मैं नहीं बोल रहा ऐसा, है ना। क्योंकि वो क्या करते हैं, बॉलीवुड के जो इनसाइडर हैं, आलिया भट्ट हैं, वरुण धवन हैं, जिनको ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज इतनी सारी, वो उन्हीं को स्टार बना रहे हैं। ऑलरेडी जो स्टार घर में पैदा हुआ है उन्हीं को स्टार बना रहे हैं। मतलब वो इनसाइडर को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। वैसे ही अब हम क्या कर रहे हैं, इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइडर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, इनसाइडर बन रहे हैं। ओके 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 ओके, मतलब कुल मिलाकर सेम वही केस है। ये आपका स्फीयर है, इसको आपने चार्ज दिया, और चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया भैया, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। अच्छा जी, हाँ जी, ओ मेरी लैला लैला, हाँ चलो ठीक। गॉसियन सरफेस आपका ये है दादा। इस बार जो गॉसियन सरफेस डॉटेड बनाया मैंने वो ये है, ठीक है ना। इनसाइड देख रहे हैं क्योंकि हम, और रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, कैपिटल आर, दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ओके, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, फील्ड लाइंस बनाओ फटाफट, फील्ड लाइंस बना दो। ये लो भैया फील्ड लाइन, ये ले लो फील्ड लाइन। मैंने पहले फील्ड लाइन कहाँ से बनाई है, चार्ज से, ठीक है, बढ़िया, ठीक। चलो ये बनाई फील्ड लाइन हमने, एक और फील्ड लाइन यहाँ से ले लो, एक और फील्ड लाइन जहाँ से ले लो, जहाँ से, ठीक है। ओके, दीज आर योर फील्ड लाइंस, ई ई ई ई एंड ई। ओके, एरिया वेक्टर कहाँ लोगे, एरिया वेक्टर गॉसियन सरफेस पे लेते हैं। गॉसियन सरफेस, दिस इज योर गॉसियन सरफेस, दिस इज योर एरिया वेक्टर। यहाँ पर बता दो फटाक से थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। फिर आपने यहाँ पर एरिया वेक्टर लिया, देखा अरे डी ए वेक्टर की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिग्री। सिमिलरली यहाँ भी अगर आप एरिया वेक्टर लेते हो, लो भाई फिर से सटासट खटाखट फटाफट, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिग्री। यहाँ भी अगर आप एरिया वेक्टर लेते हो, सो दिस इज योर डी ए वेक्टर, यहाँ भी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिग्री। क्या बात समझ में आई, ऊपर नहीं लिया सर आपने, ऊपर भी ले लेते। ओए सर यहाँ गलत कर दिया आपने, बहुत गलत कर दिया सर, ये तो बहुत गलत कर दिया। अभी आप बोल रहे थे कि आप एरिया वेक्टर लोगे गॉसियन सरफेस पे, आपने सरफेस पे कैसे ले लिया, दिस इज योर गॉसियन सरफेस ना। हाँ आई एम सॉरी, बढ़िया यार, पकड़ लिए तुम लोग, हैं, मतलब समझ में आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। ये लो भाई, एक और गॉसियन सरफेस, एरिया वेक्टर, और यहाँ पर थीटा आप बना लो कितना, 0 डिग्री। अगर मैंने कहीं इससे पहले गॉसियन सरफेस की जगह कहीं और एरिया वेक्टर ले लिया हो तो वो गलत है भाई। हो जाता है कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते दिमाग कहीं इधर उधर चला जाता है, तो फटाफट अपन ने बना दिया कहीं और गॉसियन सरफेस पर, बिना गॉसियन सरफेस पर एरिया वेक्टर बना दिया। आप तो समझदार हो, बता तो मैं सही रहा हूँ, बता तो मैं सही रहा हूँ। एक बार क्या हुआ था, ऐसी मैं कुछ कपड़े धोने का साबुन खरीदने गया था, दुकान पे खड़ा हुआ, दिमाग में है कपड़े धोने का साबुन खरीदना है, लेकिन मुंह से बोल रहा हूँ बर्तन मांजने का साबुन, बर्तन मांज नहीं, कपड़े धोने का साबुन ले रहा हूँ, मुंह से बोल रहा था नहाने का साबुन, तो उसने नहाने का साबुन दे दिया, और मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ यार मुझे कपड़े धोने का साबुन चाहिए। मतलब देख रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ कि मुझे चाहिए कौन सा, नहाने का ही साबुन, लेकिन दिमाग मेरा सोच रहा है कि कपड़े धोने का लेना था, तो वो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। फिर मैंने उससे बोला भाई दो ना यार, दे क्यों नहीं रहे हो कपड़े धोने, नहाने का साबुन, दे तो दिया नहाने का। अरे मैंने कहा नहाने का नहीं, नहाने का नहीं, नहाने का चाहिए है। बोले यार क्या बोल रहा है, पागल हो गया क्या। 2 सेकंड शांत हुआ, मैंने सोचा क्या बोलना है मुझे। हाँ, फिर मैंने कहा भैया कपड़े धोने का साबुन दे देना। होता है कभी कभी। एक बार मुझे 100 का नोट पड़ा मिल गया, मैंने देखा, भरोसा नहीं होता ना कि अपने को मिल गया होगा, अपने साथ इतना अच्छा कैसे हो सकता है। मैंने 100 का नोट देखा, मैं देखता रहा, मैंने कहा देखी देखी चीज़ क्या है यार, रोज देखता हूँ मैं इसको, क्या है क्या है। फिर एकदम से याद आया 2 सेकंड बाद, ये तो 100 का नोट। फटाक से मैं बैठा, इधर उधर देखा, 100 का नोट जेब में। सर कैसा करते हो, अरे यार तो जो सच है वो सच है ना यार, अब रख लिया भाई, पड़ा हुआ था उठा लिया यार, इसमें तुम लोग ऐसा क्यों जज करते हो मेरे को, गलत बात है क्या, तुमको मिलता तुम नहीं उठाते।
अरे भाई कुछ पे पैर वैर रख देता, मैंने इसलिए उठा लिया था कि कोई उसका अपमान कर देता, पैर रख देता, तो भाई लक्ष्मी को ऐसे थोड़ी ना कोई पैर रख दे, तो मैंने उसको उठा के अपने जेब में सुरक्षित रख लिया कि उसका अपमान ना हो, बस और कुछ नहीं। तो मेरे मन में लालच कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं और लालची, शक्ल देखो कितना क्यूट दिखता हूं। हाँ चलो आ जाओ, काम की बात करते हैं। इनसाइड यानी कि आर की वैल्यू लेस देन कैपिटल आर हो गई है। ओके ओके, सबसे पहले मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करते हैं नेट फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस कितना होगा। बताओ भैया, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, वही बात निकल कर आएगी इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। कॉस थीटा की जगह कॉस 0 कर दूं क्योंकि हर जगह थीटा क्या है, 0 के बराबर है। कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, वही बात निकल कर आ रही है। देखो अब वही बात निकल कर आ रही है, इज इक्वल्स टू ई हर जगह कांस्टेंट है गॉसियन सरफेस पे, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ए आपको क्या देगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। और वो क्या होता है, अरे सबको पता है वो क्या होता है, E इंटू, बताओ मुझे, 4 पाई। गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है, गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है, स्मॉल आर का स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। सो दिस इज द नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। वाओ वाओ, इसको करो सोन पापड़ी के डब्बे में पैक। अब तो आप सीख ही गए हो कि मैं सिर्फ मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं करता हूं, मैं साथ ही साथ क्या लगाता हूं, गॉस लॉ भी लगाता हूं। तो चलिए गॉस लॉ लगाते हैं भाई, आओ। मैं रुकेगा नहीं साला, मैं सब कुछ सॉल्व करेगा, मैं सब कुछ, अरे अरे ई कैसे मिट गया, सब कुछ निकालेगा, सब कुछ सॉल्व करेगा। अच्छे से आ गया मुझे गॉस लॉ। अब गॉस लॉ में मुझे कोई दिक्कत कभी नहीं होने वाली है। तो यूजिंग गॉसेस लॉ, बॉसेस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ, तो हमको गॉस लॉ बोलता है नेट फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस क्या होता है, जितना चार्ज एनक्लोज्ड हो गॉसियन सरफेस के अंदर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। आपका गॉसियन सरफेस क्या है बेटा, ये डॉटेड वाला स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर जो है वही हमारा गॉसियन सरफेस है। इसके अंदर कितना चार्ज आएगा बेटा, बताओ मुझे, इसके अंदर कितना चार्ज है, क्या वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, हाँ सर। तो हम जानते हैं जो रो होता है वो होता है Q अपॉन वॉल्यूम, है ना। किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना चार्ज है, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर आपको ये निकालना है तो उतनी वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई कर दो, रो से मल्टीप्लाई कर दो, आपको चार्ज मिल जाएगा। ठीक, मुझे किस वॉल्यूम में पता करना है, मुझे इस स्फीयर के अंदर, इस स्फीयर के अंदर पता करना है कितना चार्ज है। तो इस स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो रो से, आपके पास चार्ज एनक्लोज्ड आ जाएगा। इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, इस स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, मल्टीप्लाई कर दो रो से डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। समझे, हाँ सर समझ गए, पक्का, हाँ सर पक्का। अच्छा, तो ये भी क्या है, नेट फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस है। अरे रे रे रे, कट गया, ठीक है ओके। ये भी नेट फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस है और इसके पहले जो आपने निकाला वो भी नेट फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस है। दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। सो दिस इंप्लाइज E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर से ये कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, क्या बचा, E इज इक्वल टू रो इंटू स्मॉल आर, रो इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ओ माय गॉड, इनसाइड दी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो फील्ड होती है वो होती है दिस मच। और यहाँ आप साफ साफ देख सकते हो कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, मतलब डायरेक्टली वेरी कर रही है रेडियस से आपकी फील्ड। बात समझ में आई, तो मतलब फील्ड ऑफ अ चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का जो फॉर्मूला है वो आ गया है E इज इक्वल टू सिग्मा r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, मतलब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। इससे आप समझे क्या, इससे आप क्या समझे, क्या समझ में आया आपको, इससे आपको ये समझ में आया कि जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाते जाओगे गॉसियन सरफेस का रेडियस बढ़ता जाएगा, बड़ा स्फीयर बनता जाएगा गॉसियन सरफेस,
अरे हाँ कि ना, जितना बड़ा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस उतना ही ज्यादा उसके अंदर चार्ज आएगा, जितना ज्यादा चार्ज उसके अंदर आएगा उतने ज्यादा फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये बताने की कोशिश कर रहा है ये रिलेशन। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि वहां पर फील्ड का फॉर्मूला रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट नहीं दिया है, क्यू के टर्म्स में दिया है, फिर क्या करोगे? क्यू मतलब आपको बता दिया जाए कि इसके अंदर इसके अंदर इस स्फीयर के अंदर टोटल क्यू चार्ज दिया गया है, तो आप बताइए फील्ड का फॉर्मूला क्यू के टर्म्स में क्या होगा? यहां पर जो फील्ड का फॉर्मूला है इनसाइड द स्फीयर वो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट है। अगर आपको फील्ड का फॉर्मूला आर के टर्म्स में ना देकर, मतलब इस प्रकार से ना देकर वो क्यू के टाइप्स में पूछ ले कि भाई क्यू के टर्म्स में आंसर बताओ, चार्ज के टर्म्स में आंसर बताओ, तो आप क्या करोगे? आइए तो जरा वो भी देख लेते हैं। आओ आओ आओ। अगर आपको ऐसा बोल दे, मान लो कि कितना चार्ज आपने अंदर छोड़ा है, तो आपने बोला भाई मैंने टोटल क्यू चार्ज, ये जो टोटल चार्ज स्फीयर के अंदर है वो कितना चार्ज है भैया? क्यू चार्ज है। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर, है ना? ओके, तो आप मुझे ये बता सकते हो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा? हाँ, अगर टोटल चार्ज इस पूरे स्फीयर में क्यू छोड़ा गया है, टोटल चार्ज इस स्फीयर में क्यू छोड़ा गया है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा? सर मेरे को इतना पता है, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस मैं निकाल सकता हूं। कैसे? मेरे पास है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मेरे पास है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर मल्टीप्लाई कर दूं, समझना मेरी बात, वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को चार्ज मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाँ कि ना? हाँ सर, क्यू एनक्लोज्ड मिल जाएगा। वो क्या होगा? वो होगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ कि ना? बट ये जो चार्ज है ये तो इसके अंदर एनक्लोज्ड है, समझ रहे हो कि नहीं समझ? मेरी बात सुनना ध्यान से। हाँ सर, बात तो समझ में आई, लेकिन क्या ये टोटल चार्ज बन रहा है? क्या ये टोटल चार्ज है? टोटल चार्ज के टर्म्स में आंसर आ रहा है? टोटल चार्ज के टर्म्स में आंसर क्यू के टर्म्स में आना चाहिए। अरे चलो इसको क्या कर लो, कैपिटल क्यू मान लो, अभी के लिए ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको, इसको कैपिटल क्यू मान लो, है ना? जो चार्ज इस गॉसियन स्फीयर के अंदर एनक्लोज्ड है, मान लो वो स्मॉल क्यू है, उसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई है? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर आ गई। बट जो हमको फाइनल आंसर चाहिए है उसमें कैपिटल क्यू आना चाहिए, मतलब टोटल चार्ज के टर्म्स में आंसर आना चाहिए। तो क्या करेंगे? अच्छा नहीं आ रहा समझ में? ये जो मैंने क्यू एनक्लोज निकाला है बेटा, ये क्यू एनक्लोज इस गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज है। मुझे जो फाइनल आंसर चाहिए, मुझे जो फील्ड का रिलेशन चाहिए, जो फील्ड का डेरिवेशन मैंने निकाला है, उसमें यहाँ कैपिटल क्यू आना चाहिए, टोटल चार्ज के टर्म्स में आंसर आना चाहिए। अभी जो आप चार्ज निकाल रहे हो वो तो छोटे वाले स्फीयर के अंदर जो एनक्लोज्ड चार्ज है वो निकाल रहे हो आप। ये वैल्यू जो आपने निकाली है, ये वैल्यू किसकी निकाली है बेटा? इस क्यू की निकाली है, इस क्यू की। और आपको जो फाइनल आंसर चाहिए, जो ई की वैल्यू आपको फाइनल चाहिए, उसमें आपको कैपिटल क्यू दिखना चाहिए, ये टोटल चार्ज दिखना चाहिए। क्या करेंगे? आइए समझते हैं। देखो मैं जानता हूं कि जो रो है वो क्या होता है? क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम, या चार्ज अपॉन वॉल्यूम, है ना? तो जो टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो किस वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मुझे बता सकते हो? इस टोटल स्फीयर के चार्ज पे टोटल स्फीयर के वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये जो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये टोटल, ये जो स्फीयर है ना, इसके वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसका वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यू। हाँ हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो क्यू जो होगा, सुनना मेरी बात, वो किसके बराबर आएगा? सुनना 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 रो की वैल्यू उसके बराबर आ गई सर, क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। समझना मेरी बात, है ना? अब जरा पिछले डेरिवेशन पे चलो। यहाँ पर जो आपने रिलेशन निकाला था वो इससे निकाला था? नहीं सर कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे आपके पास रो की वैल्यू आ गई है कैपिटल क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। इतना समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। जरा प्रीवियस रिलेशन में चलते हैं, है ना? प्रीवियस जो डेरिवेशन का लास्ट स्टेप था उस पे चलते हैं, प्रीवियस स्टेप्स पे चलते हैं।
पिछले स्टेप्स पे चलते हैं। पिछला स्टेप क्या था, हमने मैथमेटिकली जो फ्लक्स निकाला था उसको हमने किससे इक्वेट कर दिया था, गॉस लॉ से जो फ्लक्स आ रहा था उसके बराबर, इसके बराबर। आई मेरी बात समझ में? ओके, मैं यही स्टेप यहाँ यूज कर रहा हूँ, क्या, E इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ये फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस था मैथमेटिकली, हाँ कि ना। फिर आपने क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू निकाली थी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद है? हाँ, वो कैसे आपने निकाला था, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। क्या हुआ था फिर, 4 पाई कट गया था, आर स्क्वायर से आर क्यूब कट गया था, समझ रहे थे। लेकिन यहाँ आपको कहीं भी कैपिटल क्यू देखने को नहीं मिल रहा था, तो अब आप कैपिटल क्यू कैसे देखोगे, कैसे लेकर आओगे इस रिलेशन में कैपिटल क्यू? तो बेटा रो की वैल्यू क्या निकाली है, कैपिटल क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब निकाली है, उठाओ पुट कर दो, उठाओ पुट कर दो। तो E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू, रो की वैल्यू कितनी है, कैपिटल क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब इंटू 4/3 पाई कैपिटल स्मॉल आर का क्यूब डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। 4/3 पाई चला गया, ठीक है, आर स्क्वायर से क्यूब चला गया, ठीक है, ओके। तो यहां से E का जो रिलेशन आ रहा है वो देखो क्या आ रहा है बेटा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कहाँ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R का क्यूब इंटू स्मॉल r, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अरे हाँ कि ना, ये क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अरे हाँ ये है K इंटू क्यू, कैपिटल Q, यानी कि जो टोटल चार्ज दिया गया है इस स्फीयर को, ये देखो K इंटू क्यू इंटू स्मॉल r अपॉन, नहीं, अरे हाँ कि ना, हाँ, इसको अलग से लिखता हूं मैं, देखो हमारे पास कहाँ लिख दूं, आओ यहाँ लिख देते हैं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ रहा है इन टर्म्स ऑफ Q, वो क्या आ रहा है, Q इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r का क्यूब। ओके माय बॉय, ओके माय बॉय, आंसर आ चुका है, आया, आ गया आंसर आ गया भैया। मतलब अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टोटल चार्ज गिवन टू द स्फीयर विच इज नॉन कंडक्टिंग एंड स्फेरिकल इन नेचर, क्या होगा, Q इंटू स्मॉल r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। यहां से भी आप देख सकते हो कि जो फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r है, समझ में आया? तो मैं ये चीज आपको बोल रहा था कि हमारे पास E का एक रिलेशन ये है इनसाइड द स्फीयर, और हाँ कि ना, और एक ये रिलेशन है, पक्का? हाँ सर, पक्का 100% क्लियर। अच्छा मुझे ये बताओ, इनसाइड द स्फीयर क्या फील्ड जीरो है? नहीं, इनसाइड द स्फीयर फील्ड इज नॉट जीरो, इनसाइड द स्फीयर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर फील्ड जीरो नहीं होती है, साफ साफ लिख दिया है मैंने, क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर है, कुछ भी नहीं छूटा है, सब कुछ हमको बहुत अच्छे समझ में आ गया है। तो चलो जरा ग्राफ पर चलते हैं और ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पर चलते हैं और ग्राफ बनाते हैं। मुझे यह बताओ कि स्फीयर के अंदर फील्ड तो जीरो नहीं है, स्फीयर के अंदर फील्ड कैसे वेरी कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। ओके फटाफट ग्राफ बना लो भाई, फटाफट ग्राफ बना लो। ये देखो ऐसा कुछ होगा, हाँ सर एकदम सही कह रहे हैं। दिस इज 0 बोल रहा हूँ, O, दिस इज R, कैपिटल R रेडियस, एंड आगे स्मॉल r, और ये क्या है, फील्ड। दिस इज योर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। बात आई समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। आगे जैसे ही आप स्फीयर से बाहर आओगे, जैसे ही आप आउटसाइड दी स्फीयर आओगे, कहाँ गया, आउटसाइड दी स्फीयर आप जैसे ही आओगे, आपकी जो फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर हो जाएगी। फटाफट आ जाओ ग्राफ बना लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर हो जाएगी। थोड़ा और मोटा कर लेता हूँ पेन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर हो जाएगी, समझे? हाँ सर समझ गए बहुत अच्छे से। तो भैया E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r जब r की वैल्यू लेस देन r हो, और जब r की वैल्यू ग्रेटर देन r हो तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर।
ठीक है ना। अगर आर की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है तो फील्ड भी क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है, फील्ड भी क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। ठीक, पक्का 100%। हाँ सर, हमारे पास सरफेस पर अगर हमको क्या निकालना है, फील्ड निकालना है, सरफेस पर अगर हमको फील्ड निकालना है तो हम बोलेंगे भैया ई सरफेस, और वो कितना होगा, ई सरफेस पर कितना होगा, सिग्मा इंटू कैपिटल आर अपॉन 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। यही होगा क्या। स्मॉल आर की वैल्यू हमने क्या रख दी है, कैपिटल आर रख दी है, ठीक है ना। तो हमारे पास सरफेस पर कितनी आ गई है फील्ड, जे आ गई है, जे ये आ गई है। क्लियर, कोई परेशानी है आपको? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। पक्का? जी सर पक्का। क्लियर, एकदम क्लियर सर, एकदम क्लियर है। हमारे पास जो फॉर्मूला आया था, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्यू आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। समझे कि नहीं समझे? हाँ, अरे आप किसी भी फॉर्मूले में अगर आप इसमें आर की वैल्यू आर रख दो, कहाँ गया ये फॉर्मूला हमारा, आउटसाइड की वैल्यू में कहाँ गया, ये फॉर्मूला है। अगर मैं इसमें स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर स्क्वायर रख देता हूं तो क्या होगा, आर स्क्वायर से क्यूब हट जाएगा तो रो आर अपॉन 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट नहीं आ जाएगा, सेम फॉर्मूला, सेम वैल्यू आएगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए भाई, तो इतनी सारी चीजें हमने इन साइड में पढ़ ली है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, यहां से करना है आपको। ठीक है ना, लो लिखो, ये और ये ग्राफ लिख लिया है। चलिए इसको भी क्यू के टर्म्स में देख लीजिए, सरफेस पर फील्ड कितनी होगी, तो देखो सरफेस पर अगर मुझे फील्ड निकालनी है तो फॉर्मूला है मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर की वैल्यू जब आप कैपिटल आर कर दोगे तो आपको सरफेस पर फील्ड मिल जाएगी। तो सरफेस पर फील्ड अगर आपको निकालनी है क्यू के टर्म्स में तो वो कितनी होगी, क्यू इंटू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। ये तो कट गया, कितना आया, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, कट गया, आर स्क्वायर आया। समझ गए कि नहीं समझे? लो भाई, आपको इस तरीके से भी फॉर्मूले को याद रख सकते हो। लो भाई, क्लियर है। सरफेस पे चाहे आप इस तरीके से देखो, चाहे आप इस तरीके से देखो, चाहे आप इस तरीके से देखो, दोनों तरीके से आप सरफेस पर फील्ड बता सकते हो, इन टर्म्स ऑफ क्यू भी, इन टर्म्स ऑफ आर भी। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो चलिए भाई, इसी के साथ करते हैं हम लेक्चर को खत्म। क्वेश्चंस की टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन मैं डेरिवेशन कराने के बाद बहुत सारे करा दूंगा, कर लेंगे हम इतने कि हमको डेरिवेशन का एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा। तो मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आता है आपके लिए इतने सारे फ्री कोर्सेज, चाहे वो CBSE इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, NTSC हो, ओलंपियाड हो, CUET हो, नीट हो, IIT JEE हो, UP बिहार बोर्ड हो, स्पोकन इंग्लिश हो, बैंक हो, इंश्योरेंस हो, RRB हो, SSC हो, UPSC हो, जैप कैब हो। देखो मेरे को तो मतलब मैं तो बता नहीं सकता, इतनी सारी चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स बिना कूपन कोड के, बिना किसी खरीदे हुए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करता है, प्रोवाइड करता है। आपको जाना है गूगल पर, क्या करना है, आपको जाना है गूगल पर, टाइप करना है www.magnetbrains.com और आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे हमारी वेबसाइट पर और सब कुछ एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाएंगे। हमारी आइडियोलॉजी है, हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सपोर्ट आपसे, और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके। ठीक है ना, तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।